लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे? फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे और एक टिपिकल एग्जांपल एसिटाइल कोएंजाइम ए में आप देखिए कितना सारा फंक्शनल ग्रुप है। ओके, तो ये हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? केमिकल फाउंडेशंस। केमिस्ट्री का थोड़ा नॉलेज हम लोग गैदर कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री को समझने के लिए। तो देखिए, नाउ द बोल्ड स्टेटमेंट इज cells contain a universal set of small molecules। ठीक है, कहने का मतलब हुआ सेल कंटेन्स बोथ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये तो आप जानते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स, बिग मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। यहां पर ये कह रहा है सेल कंटेन्स ए यूनिवर्सल सेट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो मोर और लेस सेम है among different kinds of cells। Okay, in simpler form of life and in the complex form of life, small molecules are more or less same। जैसे glucose is metabolized by E. coli also, and glucose can be metabolized by your brain cells also। तो small molecules जो है यूनिवर्सल सेट है, एक तरह से आप कहिए। एक यूनिसेलुलर सेल को क्या क्या स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो मेटाबोलाइट है उसकी आवश्यकता है, वो सब मोर और लेस सेम है। सो सेल्स कंटेन्स ए यूनिवर्सल सेट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ओके, एंड दीज स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर डिजॉल्व्ड इन एक्वस फेज, दैट इज योर साइटोप्लाज्म of all cells। Dissolved in aqueous phase of all cells is a collection of perhaps 1,000 different small organic molecules। Their relative molecular weight is ranging from near about 100 to 500, with intracellular concentrations ranging from nanomolar to millimolar। See figure 15.4 box 11 for an explanation of the various ways of referring to molecular weight। ये आपको समझना पड़ेगा पहले। ठीक है, मोलिकुलर वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है, मोलिकुलर मास क्या है, मोलिकुलर वेट क्या है, रिलेटिव मोलिकुलर वेट क्या है, मास मोलर मास क्या है। ओके, ये सब कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। एवोगाड्रो नंबर क्या है, ओके, फॉर्मूला वेट क्या है। आप लोग पढ़े हो गए ये सब टर्म पहले। एक मास नंबर होता है। ओके, नाम सुना है ये सब चीज का पहले आप लोग? मास नंबर, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, रिलेटिव मोलिकुलर वेट, मोलर मास, ये सब सुने हो टर्म पहले? केमिस्ट्री कुछ तो पढ़े ही होंगे कभी। यस सर। यस सर। तो आप देखिए, हम थोड़ा सा आपको कर देते हैं रिवाइज, आप समझ लीजिए तो आपको याद आ जाएगा पहले क्या पढ़े थे। मोलिकुलर बॉक्स में भी दिया हुआ है कुछ। पहले इस लाइन को थोड़ा हम क्लियर कर देते हैं, फिर इस बॉक्स में आ जाते हैं। ये क्या कह रहा है कि साइटोसोल में जो है बहुत सारा स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, 1000 के लगभग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, जिसका मॉलिकुलर ये एमआर जो है रिलेटिव मॉलिकुलर वेट है। रिलेटिव मॉलिकुलर, इस पूरे बुक में ज्यादातर आपको रिलेटिव मॉलिकुलर वेट डिनोट किया हुआ मिलेगा, मॉलिकुलर वेट की जगह। ओके, मॉलिकुलर मास की जगह। दोनों टर्म इक्विवेलेंट है, सिर्फ यूनिट का फर्क है। ओके, कैसे है वो हम अभी आपको दिखाएंगे कैलकुलेट करके। दोनों टर्म, क्योंकि रिलेटिव मॉलिकुलर वेट जो होता है एक्चुअली दिस इज अ रेशियो, एंड मॉलिकुलर मास इज एग्जैक्ट मास। और मोलर मास क्या है? एक मोल का कितना मास है, तो मॉलिकुलर मास हो जाता है एक मोल का उतना ग्राम मास। विथ इंट्रासेलुलर, अब देखिए, तो इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन जो है बहुत मिलीमोलर, यानी ये थोड़ा ज्यादा हो गया। नैनोमोलर ये बहुत ही कम कंसंट्रेशन है।
तो इतना कंसंट्रेशन भी इसका रेंज, नैनोमोलर 10⁻⁻9 है, मिलीमोलर 10⁻⁻3 है। दोनों के बीच में कितना गुना का अंतर है? 10⁻6 का अंतर है। तो 1 मिलियन का अंतर है। उसके कंसंट्रेशन में भी हो सकता है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेटाबोलाइट्स। हम आगे बताएंगे आपको मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। तो यहाँ पर ये जो कह रहा है सेल कंटेन्स ए यूनिवर्सल सेट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर इनका मतलब है कहने का कि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है और वो यूनिवर्सल है। वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो यूनिवर्सल है दे आर टर्म्ड एज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ई कोलाई सेल का और एक मेमेलियन सेल का, इट विल बी सेम, more or less same. सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होता है इन एडिशन टू प्राइमरी मेटाबोलाइट, वो अलग अलग हो सकते हैं डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग, क्योंकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज नॉट एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट एक एडेड एडवांटेज देता है। जैसे प्लांट में बहुत तरह का सेंट होता है, चाय का पत्ती में चाय बन रहा है, कैफीन है, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट है प्लांट के। एनिमल्स में भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। ओके, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो कहने का मतलब हुआ कि सेल्स कंटेन यूनिवर्सल सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यानी सेल के अंदर मेटाबोलाइट्स है। ओके, मेटाबोलाइट्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। क्योंकि सेल के अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल दोनों तरह के हैं। सेल इज मेड अप ऑफ, तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में ये सब मेटाबोलाइट्स है। और मेटाबोलाइट्स में प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट हो सकते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट आर एसेंशियली, दे आर एसेंशियल फॉर सेल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो डिफरेंट तरह के हैं, हजार डिफरेंट तरह के मेटाबोलाइट्स हैं। ओके, with intracellular concentrations ranging from nanomolar to millimolar. See box 1 for an explanation of various ways of referring molecular weight. ये आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कुछ सवाल तो नहीं है? मैं आगे बढ़ते जाऊं? हाँ, हेलो, सब सो गया क्या? यस सर। यस सर। करिए सर। तो ये देखिए मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास क्या है? इसमें कंफ्यूज मत होना मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूलर वेट जो है एक्चुअली इसको हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट को। और ये रेशियो होता है, किसका रेशियो? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है। देखिए रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है यानी मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 1/12 of mass of 1/12 of mass of 1/12 of atomic mass of कार्बन 12। कौन सा कार्बन? जिसका मास नंबर 12 है। कार्बन 14 भी होता है, कार्बन का आइसोटोप्स है। तो 12 वाला जिसका मास नंबर है, यानी उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, दोनों बैलेंस्ड है। तो C12 जो है उसका एक एटम का कितना मास है? ओके, और उस एक एटम के मास को हम 12 से फिर डिवाइड कर देते हैं, तो वो हो गया। और उसको फिर हम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिए। देखिए हम कल एक नोटबुक निकालेंगे, वहां कैलकुलेट करेंगे, फिर आपको समझ में और आएगा। देखिए देयर आर टू कॉमन एंड इक्विवेलेंट, ये दोनों इक्विवेलेंट टर्म है। लेकिन जब आप मॉलिक्यूलर मास लिखोगे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इज दिस मच, then you have to add the unit into that। लेकिन जैसे डाल्टन, ओके, या यू, AMU, ये सब लगाओगे। लेकिन मोलिकुलर वेट जब लिखोगे तो मोलिकुलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड इज दिस मच,
तो उसमें कुछ नहीं लिखने का जरूरत है, वहां सीधा लिखो, अगर 100 है 100 लिखोगे, जैसे इसीलिए यहाँ लिख रहा है MR इज इक्वल टू 100 500, ठीक है। यहाँ पर फिर डाल्टन या UAMU ये नहीं, यूनिट यूज नहीं हुआ। मॉलिक्यूलर वेट जो है एक एब्सोल्यूट नंबर है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट, नॉट हाँ मॉलिक्यूलर वेट कह लो या रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट कह लो, दीज आर एब्सोल्यूट नंबर बिकॉज दिस इज रेशियो, तो कोई यूनिट ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए सिंप्लिसिटी के लिहाज से पूरे बुक में हर जगह सब जगह जहां भी कैलकुलेशन आएगा वहां मॉलिक्यूलर वेट लिखा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट रहेगा। रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट को MR से डिनोट करते हैं, M कैपिटल M और सबस्क्रिप्ट R। तो देयर आर टू कॉमन एंड रिलेटिव वेज टू डिस्क्राइब मॉलिक्यूलर मास। तो अब कहोगे क्या अंतर है दोनों में, मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, relative molecular weight of water will be how much? ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 2 18, 18 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 18 पॉइंट समथिंग होगा डेसिमल में, ओके, क्योंकि 18 तो उसका मास नंबर हो गया, ओके। लेकिन मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है, मास नंबर से थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का वेट भी ऐड होगा। तो मास नंबर तो क्या हो गया, सिंपली द एडिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड एटॉमिक वेट जो हो गया उसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों, तो हो गया एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, ठीक है, आप देख लो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन है कितना, 12.011 शायद। तो 12.011 को आप डिवाइड कर दोगे 12 से। देखो अब नोट एक कॉपी निकालता हूं मैं, वहां पर आप समझोगे। कहाँ गया 1 सेकेंड। समझने में कोई दिक्कत हो रहा है किसी को तो बोलो। हाँ एक पीरियोडिक टेबल में पेस्ट कर लेता हूँ पहले, तो वहां से देख देख के करेंगे हम लोग। नाउ ये पीरियोडिक टेबल दिख रहा है आपको? Yes, sir. अब देखिए इसमें ये पीरियोडिक टेबल इसलिए मैंने लगाया, छोटा छोटा हो सकता है आपको ना दिखे। ये दिख रहा है आपको, सी कार्बन के नीचे 12.011 लिखा हुआ है, विजिबल है? Yes, sir. या नहीं? Yes, sir. हाँ विजिबल नहीं हुआ तो हम बोल दे रहे हैं 12.011 है। तो ये हो गया कार्बन का एटॉमिक वेट, ओके। और ये 6 जो है एटॉमिक नंबर है, ओके। तो आप रफली क्या करते हो, मास नंबर निकालने के लिए जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ आइसोटोप होता है जो लोअर एलिमेंट्स है उसके, तो लोअर एलिमेंट्स के जो है कॉमन टाइप नेचुरली अकरिंग जो होंगे उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग बराबर होगा। तो 6 है, 12 है, 6 6 12, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में जब अंतर आता है तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है एटम का, एंड इट विल स्टार्ट डिकेइंग। यही रेडियो एक्टिव का फंडा यही है। रेडियो एक्टिविटी कहाँ से आती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियो एक्टिव क्यों हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा हो गई, ओके। तो जैसे यूरेनियम अगर कहीं देखो, इसमें है कहीं यूरेनियम, तो इसलिए जैसे कार्बन 14 है, कार्बन 14 में क्या है, प्रोटॉन 6 है लेकिन न्यूट्रॉन 8 है, तो 14 हो गया उसका मास नंबर। तो कार्बन 14 का एक हाफ लाइफ होगा, कार्बन 14 न्यूक्लियस विल डीके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब कितना टाइम में डीके होगा वो देख लेना, हाफ लाइफ हजारों साल में हो सकता है।
लेकिन जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है तो ये स्टेबल है, इसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं हो रही है होगी। ओके, तो जो लोअर एलिमेंट्स हैं उसमें बराबर होते हैं, आगे जो है नेचुरल अकरिंग जो होगा उसमें डिफरेंस होता है। यूरेनियम कहीं दिख रहा है? यूरेनियम यूरेनियम सर 235 92 पे है यूरेनियम। 92 कहाँ है? 92 नीचे सर। 92 मेरे को नहीं, हाँ ये रहा, ये एक्टिनाइड सीरीज में है ना, एक्टिन यहाँ पर 90 यूरेनियम। अब देखिए यूरेनियम का है एटॉमिक वेट जो नेचुरल 238, ये नेचुरली अकरिंग यूरेनियम है 238 एटॉमिक। अब देखिए कितना अंतर हो गया इसमें, 92 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाता है 184। तो वो वाला यूरेनियम जिसका 184 होगा मास नंबर, वो तो स्टेबल होगा, रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन नेचुरली अकरिंग यूरेनियम जो है उसका है आपका एटॉमिक वेट 238.02। तो ये समझिए 238 एब्सोल्यूट नंबर है, 92 से माइनस कर दीजिए तो इतना हो गया, 100 से ज्यादा हो गया। ठीक है ना, तो इतना डिफरेंस है तो ये डीके करेगा, रेडियो एक्टिव है। उसी तरह कार्बन 14 जो है 8 न्यूट्रॉन है, ये डीके करेगा। लेकिन कार्बन 14 का 12 का, इसीलिए हम वहां पर 12 डेफिनेशन में 12 है, कार्बन 12। सीधा कार्बन लिख देते तो सवाल उठता कि कौन सा कार्बन भाई। 12 नंबर का कार्बन, 14 है जिसका मास नंबर है वो, तो कार्बन 12। तो अब देखिए ये दिस इज एटॉमिक में 12.12.011 हो गया एटॉमिक वेट आपका। अब आते हैं हम अपने, तो अब एलिमेंट का ये हो गया आपका एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास। इसको एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं। एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक वेट। इसका यूनिट क्या है? AMU बोला जाता है, एटॉमिक मास यूनिट, या सिंपली यू भी कह सकते, यू भी लिखा जाता है। अब आजकल यू सीधा यू लिखते हैं AMU के बदले। तो सवाल उठता है मॉलिक्यूलर वेट क्या है? तो ये तो एलिमेंट है, अब कंपाउंड जब बनेगा इस एलिमेंट से तब उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होंगे उस एटम्स के हर एटम का एटॉमिक वेट जितना होगा उस सब का योग जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। ओके, या उसको हम मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहें। तो मॉलिक्यूलर वेट कहेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट और रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट दोनों सिमिलर टर्म है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो आप कह लो कि मॉलिक्यूल का जितना भी एटम्स है उस सब का एटॉमिक वेट जो सम टोटल है दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या है? अब मॉलिक्यूलर मास निकाल लिए आप। ओके, मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दिए हम किससे, यानी ये रेशियो है, डिवाइड कर दिए कार्बन 12 का मास डिवाइडेड बाय 12। तो कहोगे कि 12 को 12 से क्यों डिवाइड करें, एक ही तो होगा, डायरेक्ट 1 लिखते। तो नहीं, ये 12 नहीं है ना, 12.011 है एटॉमिक। कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको कितना फर्क पड़ता है, देखिए इसी में कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए अब लिखा हुआ क्या है यहाँ पर, देयर, ये स्क्रीन दिख रहा है लेनिंजर का, दिख रहा है आपको बुक वाला स्क्रीन? यस सर। यस सर। मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ दिख रहा है आपको? नहीं सर। नहीं दिख रहा है, लेनिंजर बुक नहीं दिख रहा है? अच्छा कोई नहीं, ये स्क्रीन ऑफ एक टाइम पर एक ही स्क्रीन दिखेगा इसलिए शायद ऐसा है। कोई नहीं, हम इस पर आएंगे, पहले हम एक देखते हैं। तो फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर वेट और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर वेट और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, डिनोटेड बाय MR। रुको अभी हम इसको शेयर करिए फिर उस पर जंप कर जाएंगे। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास डिनोटेड बाय MR।
Molecular weight of a substance is defined as the ratio of, molecular weight क्या है? ये molecular weight. Molecular weight or relative molecular mass is of a substance is defined as the ratio of the mass of a molecule. एटॉमिक मास निकाल लिए, सब एटम का जोड़ जोड़ के उस मॉलिक्यूल का आप एटॉमिक मास, उसके बाद डिवाइड किए, यानी रेशियो है तो डिवाइड किए ऑफ दैट सब्सटेंस टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। अब निकालिए। अब रिलेटिव मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट वो बगल वाला का निकालते हैं, है ना, ऑक्सीजन का, नहीं H2O का निकालिए। एक मॉलिक्यूलर वेट तो एक मॉलिक्यूल का निकलेगा H2 0 equal sign H2O कितना है हाइड्रोजन का? कहाँ गया? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम कहाँ गए भैया? हाइड्रोजन गायब कर दिया इसमें। 4 से शुरू हुआ, नहीं होगा, कहीं छुप गया, ऊपर गायब कर दिया। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, छोड़ो, तो दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। CO2 capital H capital C capital 2 CO2 देखिए, कार्बन का हो गया आपका 12.011 प्लस equal sign plus ऑक्सीजन का है 15.994 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 क्या हो जाएगा? इसी को हम डिवाइड कर देंगे, विल बी डिवाइडेड बाय 12, 1/12। अब कार्बन का कितना हो गया? 12.011 डिवाइडेड बाय 12। कैलकुलेट कर लो। equal sign कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेटर कहाँ है? 1 सेकेंड में कैलकुलेटर निकाल लो। ओके, पहले हो गया CO, पहले इसको कर लो। 12.011 है, 11 प्लस इसको तो लिख लिए 15.994 मल्टीप्लाइड बाय 2, 31.998 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे 39 31.998 divided by 12.011 divided by 12 होता है आपका 1.0009। एटॉमिक स्केल पर कम से कम 4 डिजिट तक आप रखोगे मिनिमम डेसिमल के, 1.009। तो ये हो गया आपका 1 equal sign कितना होगा? 31.998 divided by 1.00009 is equal to हो गया 31 यानी हो गया फिर 12.011 प्लस
और ये डिवाइड करने के बाद आता है संख्या आपका 31.969 Equal बराबर sign. हो गया प्लस 12.011 इक्वल टू 43.98 Zero. इतना हो गया। अब Zero. 43.98 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। तो यहाँ पर हम जब मॉलिक्यूलर मास है अगर हम लिख रहे हैं CO2 लिखना है तो यू विल प्लेस U. पहले AM कैलकुलेशन नहीं दिख रहा सर। हाँ क्या बोल रहे हो? कैलकुलेशन नहीं दिख रहा सर स्क्रीन पर। कैलकुलेटर नहीं दिख रहा है क्यों? हम क्योंकि मोबाइल कैलकुलेशन पर